गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेकंड अध्याय चल रहा है। सेकंड अध्याय में हमने मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन किया और मूल अधिकारों में बाद में आते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन किया और अब हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके प्रमुख जो तत्व हैं उनमें कुछ अध्ययन कर चुके हम और उसका आगे अध्ययन करेंगे। बात आती है प्रमुख अब पंचायती राज प्राचीन स्मारक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व। पंचायती राज व्यवस्था है, साथ में अपनी प्राचीन स्मारक है और न्याय संबंधी जो निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था है ये प्रमुख रूप से क्या है कि स्वतंत्र जो कार्य व्यवस्था है उसके ऊपर आधारित है। यानी गाँव की जो स्वतंत्रता है, शहरों की जो स्वतंत्रता है, उनमें कौन कौन सी व्यवस्थाओं का गठन होता है, किस आधार पर कार्य किया जाता है, कौन कौन से उनमें कार्य शामिल होते हैं और किस प्रकार से किया जाता है, प्रमुख रूप में इसमें पंचायती गठन में ये बातें आती है। बात करते हैं हमें अनुच्छेद 40 के अनुसार इसका वर्णन किया गया है। बात आती है कि इसका पंचायती राज व्यवस्था है, साथ में प्राचीन स्मारक है और जो न्याय व्यवस्था है उसका वर्णन प्रमुखतः कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 40 के अनुसार इसका वर्णन किया गया है। बात आती है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत जो गठन है तो सबसे पहले बात आती है इकाई इसकी कि वार्डों के अंतर्गत। वार्डों में क्या है कि प्रतिनिधि को चुना जाता है और वार्डों में प्रतिनिधि चुनने के बाद में उसमें प्रमुख रूप से 3 इकाइयों में इसका आगे निर्माण होता है ग्राम पंचायतों का। वार्ड के प्रतिनिधि, प्रमुख इसका और उसका उप प्रमुख, इन तीनों के मिला के ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। और ग्राम पंचायत निर्माण का प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो स्थानीय व्यवस्था है उनका जो कार्य है प्रमुख रूप से वो ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा। जैसे जल से संबंधित है, विद्युत से संबंधित है, स्वच्छता से संबंधित है, या स्थानीय स्तर पे जो अन्य सुविधाएं हैं उनके बारे में सुधार करना, या अन्य कोई समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करना, न्याय से संबंधित कार्य करना, चिकित्सा से संबंधित कार्य करना, शिक्षा से संबंधित कार्य करना, तो प्रमुख रूप से इस व्यवस्था के अंतर्गत ये बातें आती है। बात आती है स्वायत्त शासन के रूप में कार्य। जो ये पंचायती राज व्यवस्था है ये प्रमुख रूप से स्वायत्त शासन के रूप में कार्य करती है। यानी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है इनके पास शक्तियां विभाजन हुई है। ठीक उसी प्रकार जो तीसरी व्यवस्था है वो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आती है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या है कि जो शहर है उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई अपने क्षेत्र में, इसी प्रकार से गाँवों को ग्राम पंचायत के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उनमें जो प्रतिनिधि होते हैं, जो उनके प्रमुख होते हैं, उनके द्वारा स्थानीय व्यवस्था के कार्य किए जाते हैं और स्थानीय समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही सुलझाने का प्रयास किया जाता है। बात आती है अब अनुच्छेद 41 के अनुसार। इसमें बात आई प्रमुख रूप से जो अपने प्राचीन स्मारक हैं उनसे जुड़ी हुई बातें आती है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत इसका प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है। बात आती है इसमें प्रत्येक स्मारक ऐतिहासिक वस्तुओं की सुरक्षा। प्रत्येक स्मारक यानी जो देखने वाले स्थल है, जो अपने प्राचीन जो महान व्यक्ति रहे हुए हैं, संस्कृति से संबंधित व्यक्ति रहे हुए हैं, सांस्कृतिक धरोहर है, अपनी प्राकृतिक धरोहर है, उनको प्रमुख रूप से सुरक्षा करना। और साथ में बात आती है इसमें ऐतिहासिक वस्तुओं की सुरक्षा करना, यानी जो ऐतिहासिक संपत्ति है जिसके द्वारा हमारी संस्कृति के बारे में पता चलता है, हमारी पूर्वज व्यवस्था कैसी थी, हमारी संस्कृति के मूल्य तत्व कौन कौन से हैं, किस प्रकार प्राचीन व्यवस्था थी, उनका जो झलक दिखाई देती है हमें, उस जो ऐतिहासिक धरोहर को और जो प्राचीन स्मारक है उनको सुरक्षा करने का अधिकार भी इसके अंतर्गत आता है। बात आती है संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित। संसद के द्वारा जिन स्थानों को, जिन क्षेत्रों को, जिन महलों को, जिन अन्य स्रोतों को प्रमुख रूप से जो ऐतिहासिक महत्व घोषित किया गया है, राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है, उनकी देखरेख करना, उनकी सुरक्षा करना प्रमुख रूप से व्यवस्था राज्य और सरकार की रहती है। बात आती है निर्यात से रोकना। कई बार क्या होता है कि जो राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय संस्कृति के अपने जो बड़े बड़े स्तंभ बने हुए हैं, इनको क्या है कि कुछ लोग अपने निजी लाभ के लिए, अपने निजी हित के लिए क्या है कि इनको निर्यात कर देते हैं, इनको बेच देते हैं। तो ऐसी सुरक्षा करना कि ये जो अपने ऐतिहासिक धरोहर है, जो संपत्तियां हैं,
उनको बेचने से रोका जाए और साथ साथ में समय समय पर उनके उचित देखरेख की व्यवस्था की जाए, ताकि ये अपनी विरासत है, अपनी संस्कृति है, अपनी धरोहर है, वो समय के साथ समाप्त नहीं हो, समय के साथ नष्ट नहीं हो, ये बची रहे और अपनी जो संस्कृति के बारे में लोगों को इसकी जानकारी, अपने स्थानीय जो है उनको जानकारी मिलती रहे। प्रमुख रूप से जो इनकी सुरक्षा का दायित्व है वो संसद के द्वारा ऐतिहासिक धरोहर संबंधित जो व्यक्ति विशेष है, जो इनके प्रमुख अध्यक्ष वगैरह बने गए हैं, उनका ये दायित्व बनता है। बात आती है इसमें अनुच्छेद 50 की अनुसार। इसमें प्रमुख रूप से अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका से संबंधित व्यवस्था दी गई है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है न्याय प्रदान करना, यानी समाज में जो अराजकता है, अशांति है, रोष है, उसको दूर करना प्रमुख रूप से किसका कार्य होता है? न्यायपालिका का। न्यायपालिका के समक्ष कोई भी व्यक्ति है वो अपनी समस्याओं को लेके जा सकता है और अपने जो विवाद है उनको लेके जा सकता है, ताकि स्थायी रूप से उन चीज़ों का समाधान उनको मिल सके। बात आती है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। जो अपने सरकार के प्रमुख 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों का जब मान लो केंद्रीकरण हो जाएगा तो ये सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। और क्या है, जब सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे तो समाज की व्यवस्था है वो उचित रूप से नहीं बनी हुई रहेगी। इसलिए आवश्यक है कि न्यायपालिका को है कि कार्यपालिका से पृथक यानी अलग करना आवश्यक है, क्योंकि कार्यपालिका प्रमुख रूप से कानून को लागू करती है और जब लागू करने वाली और न्याय करने वाली संस्था आपस में एक साथ हो जाएगी तो क्या है कि न्याय व्यवस्था नहीं बनेगी और सही तरीके से कानून को लागू भी नहीं किया जा सकता। इसका न्यायपालिका को क्या है, कार्यपालिका से पृथक करना आवश्यक है, ताकि उसके जो अधिकार है उनको सुरक्षा, उनके दायित्वों की सुरक्षा की जा सके। बात आती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुरक्षा। जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जब न्यायपालिका से जुड़ जाएगी, आपस में संबंध स्थापित हो जाएगा, तो क्या है कि न्यायपालिका है वो सही तरीके से न्याय नहीं कर पाएगी। और क्या है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका न्यायपालिका के अधिकारों का अतिक्रमण कर लेगी, उसके अधिकारों को उससे छीन लेगी और न्यायपालिका है वो सही तरीके से समाज में न्याय व्यवस्था की स्थापना नहीं कर पाएगी। इसलिए आवश्यक है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है उसको न्यायपालिका से पृथक रखना प्रमुख रूप से आवश्यक बताया गया है। बात आती है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा यानी अपने देश में शांति व्यवस्था तो बनी रहे, उसके लिए आवश्यक है साथ में कि जो अन्य देश अपने शत्रु देश है उनसे भी रक्षा आवश्यक अपने देश की। समय समय पे क्या है कि सभी देश के हमारे मित्र नहीं होते, कुछ कारणों से, कुछ मतभेदों के कारण क्या है कुछ राष्ट्र अपने शत्रु बन जाते हैं, तो उससे अपने देश की सुरक्षा करना भी क्या है कि संसद का, राज्य की जो व्यवस्था है, सरकार की जो व्यवस्था है उसका प्रमुख रूप से आता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख रूप से इसका जो वर्णन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का, वो वर्णन किया गया अनुच्छेद 51 के अनुसार। किसके अनुसार किया गया है? अनुच्छेद 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी व्यवस्था का वर्णन किया गया है। बात आती है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि। धीरे धीरे क्या है कि अपने आसपास के जो देश है उनको मित्र बनाना, साथ में क्या है कि किसी प्रकार के मतभेद किसी राष्ट्र के बीच में, देशों के बीच में है, उन मतभेदों को दूर करना और एक दूसरे की क्या है आवश्यकताओं को पूरी करना। साथ में क्या है कि अगर कई बार तनाव की या टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से, सही तरीके से कार्य करना, ताकि देश की सुरक्षा बनी रहे, देश में शांति बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी ये प्रयास करने आवश्यक है। बात आती है राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंध। यानी जब राष्ट्र है, दो राष्ट्र आपस में जुड़े हुए हैं, उनके बीच में संधि समझौते हो रहे हैं, तो दोनों में जो संबंध है वो कैसे होने चाहिए? न्यायपूर्ण होना चाहिए। न तो किसी को अधिक लाभ मिलना चाहिए, न किसी को अधिक हानि होनी चाहिए। दोनों को समान समझते हुए दोनों को समान रूप से लाभ मिले और समान रूप से न्याय मिले। जिसकी गलती हो उसको गलती को स्वीकार करना और जो किसी की गलती नहीं हो उसको सही रखना। बात आती है वे अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौतों के प्रति आदर की भावना। अंतर्राष्ट्रीय जो कानून बने हुए हैं वो सभी देशों के लिए समान रूप से लागू है, तो प्रत्येक देश के द्वारा उनका पालन करना आवश्यक है। किसी देश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का अगर पालन नहीं किया जा रहा, उसके नियमों को तोड़ा जा रहा है, तो उसके समय समय पे उचित चेतावनी देना। फिर भी अगर वो उस चेतावनी को सही तरीके से नहीं समझता और अपनी गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं करता तो उसको उचित रूप से सजा नियम के तहत देना। बात आती है विवादों को मध्यस्थ द्वारा सुलझाना। जब दो देशों के बीच में आपस में विवाद हो गए, आपस में झगड़ा उत्पन्न हो गया, तो उस विवाद को बढ़ाने के बजाय उस विवाद को सुलझाना, यानी उसका समाधान निकालना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि वो तीसरा देश उन दोनों के बीच में जो समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है उसका सहयोग लेना
और जो तनाव की स्थिति है, टकराव की जो स्थिति है दो देशों के बीच में, उस तनाव को, उस टकराव को समझ से बैठ के बातचीत के द्वारा सुलझा के उस विवाद को पूर्ण रूप से समाधान करना। बात आती है नीति निष्ठ तत्वों का महत्व, यानी अपने देश में, भारत में नीति निष्ठ तत्वों का क्या महत्व है, किन कारणों से, किन वजह से भारत में नीति निष्ठ तत्वों को शामिल किया गया था, उसके क्या उद्देश्य थे, तो उसके बारे में प्रमुख रूप से हम चर्चा करेंगे। किन बातों के लिए इनको अपनाया गया था, इनके क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बात आती है शासन के लिए आचार संहिता। ये जो शासन व्यवस्था है उसके जो आचार यानी कानून, नियम, सिद्धांत बनाए गए हैं उनकी शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें बात प्रमुख रूप से आती है जनमत की शक्ति। बात आती है कि अपने देश में सरकार का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ध्यान रखना जनता के द्वारा ही सरकार का निर्माण होता है और जनता के पास अधिकार है कि वो सरकार को दोबारा चुन सकती है। जनता चाहे तो सरकार को दोबारा नहीं भी चुन सकती। अब बात कर योग्यता निर्धारित इस प्रकार से होती है कि अगर सरकार सही तरीके से कार्य कर रही है, सही तरीके से समान रूप से सबका विकास कर रही है, सबको समान रूप से लाभ पहुंचा रही है, तब तक तो क्या है, सरकार को जनता स्थायी रखेगी। और जब ऐसा नहीं होगा तो जनता अपने जनमत की ताकत से उसको पूर्ण रूप से हटा सकती है और नई सरकार को चुन सकती है। बात आती है सरकार द्वारा अवहेलना। अगर सरकार के द्वारा व्यक्ति के मूल अधिकारों की और उसके जो नीति निष्ठ तत्वों की अवहेलना की जाती है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है या उनको छीनने का प्रयास किया जाता है, तो क्या है कि सरकार द्वारा अवहेलना होने पर सरकार को हटाने का, सरकार को परिवर्तन करने का जनता के पास पूर्णतः अधिकार है कि अपने देश में जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यानी अंतिम शक्ति किसके पास है, जनता के पास है और जनता क्या है, जनार्दन है। बात आती है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। यानी किस उद्देश्य से नीति निष्ठ तत्व बनाए गए हैं, तो लोक कल्याणकारी यानी जनता के विकास से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही इन नीति निष्ठ तत्वों का निर्माण किया गया है। इनको बनाया गया ताकि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो, उनको समान रूप से समान व्यवस्थाएं मिले और उसके विकास के लिए समय समय पे अधिक से अधिक प्रयास किए जाए। बात आती है राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य की शासन की गतिविधियां हैं उनमें समान रूप से भागीदारी निभाने का पर्याप्त रूप से अवसर मिलता है। अब आती है कि पर्याप्त रूप से भागीदारी कैसे मिलती है, तो जनता अपने मतदान की शक्ति के माध्यम से राजनीतिक सहभागिता का प्रमुख रूप से उपयोग करती है। तो इसमें सभी को शामिल किया गया है। बात आती है आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की व्यवस्था। आर्थिक आधार पे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे युवा हो, उन सबको क्या है, समान रूप से समान अवसर मिलना और उनकी आर्थिक स्थिति में समय समय पे सुधार करना। बात आती है सामाजिक लोकतंत्र की। समाज में जाति, धर्म, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना और सभी व्यक्तियों को समान रूप से विकास के लिए अवसर प्रदान करना और किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आती है अपने आगे के बिंदु की कि शासन का जो मूल्यांकन है उसका प्रमुख आधार क्या है, यानी शासन जो व्यवस्था अपने भारत में है उस शासन व्यवस्था का मूल्यांकन है वो कौन करता है, कौन है उसके लाभ के बारे में जानकर रखता है, कौन उनके नुकसान के बारे में जानकर रखता है, किस प्रकार की अपनी शासन व्यवस्था है और उसकी व्यवस्था है वो किस प्रकार से बनी रहे, किस प्रकार से चलाई जाए, ये किस पे प्रमुख रूप से निर्भर करता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है जनता द्वारा शासन की सफलता की जांच। जनता है वो सरकार के कार्यों की, उनकी नीतियों की प्रमुख रूप से क्या है कि उसका अवलोकन करती है, उसका मूल्यांकन करती है। किसी सरकार के द्वारा अगर व्यक्ति विशेष के लिए या समाज के लिए अच्छे कार्य किए जाते हैं तो उस सरकार को क्या अस्तित्व है काफ़ी समय तक बना रहता है और जो कार्य किए हैं उसके आधार पे उसको दोबारा भी क्या है सरकार निर्माण के लिए या शासन व्यवस्था करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। अच्छे कार्य करती है सरकार है तो उसका अस्तित्व काफ़ी लंबे समय तक रहेगा और मान लो कि वो जनता के विकास से संबंधित कार्य नहीं कर रही है, जनता के लिए नई नई योजनाएं नहीं ला रही है, जनता की जो समस्याएं उनको दूर नहीं कर पा रही है, तो इस संबंध का सबका जो मूल्यांकन किया जाता है वो प्रमुख रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जनता है वो सरकार की सारी गतिविधियों का क्या है कि मूल्यांकन करती है, अवलोकन करती है, जांच प्रशिक्षण करती है। बात आती है सरकार के कार्यों का मूल्यांकन। सरकार ने कौन सी नीतियां बनाई जनता से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको किस प्रकार से दूर किया और किस प्रकार से जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके विकास के लिए कार्य किया।
तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनता क्या करती है कि सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करती है, उसका अवलोकन करती है, उसके आधार पे अपने निर्णय को, अपने जनमत को वापस से तैयार करती है। उसी के आधार पे आगे का जो है परियोजना है, नियोजना है, वो तैयार होती है। बात आती है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में सहायक, यानी जो नीति तत्व हैं वो सामाजिक रूप के परिवर्तन स्थिति को करने में प्रमुख सहायता पहुंचाते हैं, प्रमुख लाभ पहुंचाते हैं। तो किस प्रकार से इसका उपयोग होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी नीति तत्व है उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से उनका निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखना कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी ऐसे राज्य की स्थापना करना जिसमें वहाँ रहने वाली जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, सभी प्रकार की उनको सुविधाएं मिले। कौन कौन सी सुविधाएं? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, न्याय है, या जो अन्य समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, आतंकवाद है या भूखमरी है, तो इन समस्याओं से छुटकारा दिलाना भी क्या है कि सरकार का प्रमुख दायित्व बनता है। बात आती है आर्थिक सुरक्षा व न्याय। आर्थिक सुरक्षा किसी व्यक्ति को, समाज को कैसे प्रदान की जा सकती है? तो व्यक्ति को उसके जो योग्यता है, उसकी जो क्षमता है, उसका जो कौशल है, उसके आधार पे उसको आजीविका के साधन उपलब्ध करवाए जाए। और बात करते हैं हम न्याय की, यानी समाज में जो न्याय व्यवस्था है वो बनाए रखने का भी प्रमुख रूप से कार्य है वो सरकार का रहता है। सरकार के द्वारा समय समय पे क्या है कि समाज में जो अराजक गतिविधियां हो रही है या ऐसे लोग हैं जो समाज में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं या समाज में किसी पक्षों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया है, तो न्याय की स्थापना भी इसके द्वारा करना आवश्यक है। बात आती है प्रत्येक स्त्री पुरुष को आजीविका के साधन, यानी समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन यापन करने के लिए कोई न कोई कार्य है अवश्य रूप से उसको मिलना चाहिए, क्योंकि कार्य नहीं मिलेगा तो उसके परिवार का भरण पोषण नहीं होगा। तो व्यक्ति के में जो कौशल है, जो अनुभव है और जो उसने शिक्षा प्राप्त करी रखी है या उसको जो कार्य करना आता है, उसके आधार पे उसको राज्य सरकार के द्वारा क्या है कार्य उपलब्ध करवाना भी आवश्यक है। उस कार्य में प्रमुख रूप से स्त्री या पुरुष के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जन्म से सभी व्यक्ति समान है और कार्य जो पुरुष कर सकता है वो महिला भी कर सकती है और जो महिला कर सकती है वो पुरुष भी कार्य कर सकता है। तो उन कार्य के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो उनको समान रूप से कार्य मिलना चाहिए। बात आती है स्त्री व बाल श्रमिकों की शोषण से सुरक्षा, यानी महिलाओं का और जो बालकों का जो कार्य में जो शोषण किया जाता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है, उनसे अधिक कार्य करवाया जाता है या मान लो कि उनसे भारी भरकम कार्य करवाया जाता है, तो इससे सुरक्षा मिलना आवश्यक है। क्योंकि महिलाएं क्या है कि आर्थिक रूप से और सामाजिक दृष्टि से और साथ में क्या है कि उनकी जो शारीरिक स्थिति है वो क्या भारी भरकम काम करने में सक्षम नहीं हो पाती। साथ ही बच्चे हैं वो भी क्या है कि उद्योगों में, कारखानों में वहाँ कार्य नहीं कर पाते, और अगर वहाँ कार्य करते हैं तो होता क्या है कि उनकी श्वास की समस्या हो जाती है, उनका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता और वो क्या है प्रारंभ से ही क्या है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए स्त्री और जो बालक है उनकी प्रमुख रूप से शोषण से सुरक्षा करना आवश्यक है। बात आती है चिकित्सा व शिक्षा की उचित व्यवस्था। राज्य में प्रत्येक राज्य के द्वारा, चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कस्बा हो, चाहे ढाणी हो, वहाँ पर्याप्त रूप से क्या है कि शिक्षा की व्यवस्था की जाए। बच्चे को प्राथमिक स्तर पे शिक्षा मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में वो प्रारंभ से ही क्या है कि समाज में पिछड़ जाएगा और समाज में पिछड़ने की स्थिति के कारण क्या है धीरे धीरे उसका जीवन है वो अंधकार में होता जाएगा। बात आती है चिकित्सा की। समय समय पे क्या है, अगर सही तरीके से व्यक्ति को अगर उसकी बीमारी ग्रसित है और उसका सही समय पे इलाज नहीं किया जाए तो क्या है कि धीरे धीरे वो समस्या है, वो रोग है, वो धीरे धीरे जड़ कर लेता है, यानी वो समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है और बाद में क्या है कि किसी भी प्रकार से उस समस्या का इलाज नहीं किया जाता। इसलिए आवश्यक है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की, बड़े बड़े सरकारी जो चिकित्सालय उनकी प्रत्येक स्थान पे उनकी स्थापना की जाए और आवश्यक रूप से उनमें जो नर्सिंग कर्मी हैं, जो उनमें डॉक्टर वगैरह है या अन्य जो सुविधाएं हैं उनकी उपलब्ध करवाना भी सरकार का प्रमुख रूप से दायित्व बनता है। बात आती है अब नीति तत्वों के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण उदाहरण, यानी नीति तत्व है उनके प्रमुख ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके द्वारा हम नीति तत्वों को स्पष्ट रूप से और अधिक बारीकी समझ सकते हैं और अधिक इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसके कुछ बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बात आती है भूमि सुधार। भूमि की बात की जाए तो हम आज़ादी के समय की बात करते हैं, तो आज़ादी के समय की बात करें तो ये कुछ व्यवस्थाएं सामने आती है कि प्रमुख रूप से जो भूमि के ऊपर अधिकार था वो सामान्यतः सामान्य जातियों का, जनजातियों का
या स्थानीय लोगों का कम था। प्रमुख रूप से जो अधिकार था वो था सेठ का, साहूकारों का, व्यापारियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का जमीन के ऊपर अधिकार था। और वो अधिकार होने के कारण क्या है कि जो गरीब मजदूर है, गरीब व्यक्ति है, अल्पसंख्यक जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनका शोषण करते थे, उनसे अधिक कार्य करवाते थे और उनको क्या है उसके बदले लाभ भी कम मिलता था। बात आती है स्वतंत्रता से पूर्व जागीरदारी व जमींदारी प्रथा से शोषण, यानी कुछ जागीरदार है, भूमि के मालिकाना हक है, बड़ी बड़ी भूमियां उनके पास है, तो वो क्या करते थे, जनता का शोषण करते थे, उनसे अत्यधिक काम लेते थे और लाभ उनको कम देते थे। बात आती है 9वीं अनुसूची में 1951 भूमि सुधार, यानी किस अनुसूची में प्रमुख रूप से कब सुधार किया गया, ध्यान रखना 9वीं अनुसूची के अनुसार 1951 में क्या है भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रम है वो प्रारंभ कर दिए गए थे, सुधार होने स्टार्ट हो गए थे। बात आती है भूमि पर जोतने वाले का अधिकार। प्रारंभ में क्या है कि जब सेठ का, साहूकारों का, बड़े बड़े व्यापारियों का अधिकार था तो उनका अधिकार ही रहता था, खेत में काम दूसरे व्यक्ति करते थे, जबकि लाभ सारा किसको मिलता था, बड़े बड़े साहूकारों को, सेठों को, जागीरदारियों को, उनको मिलता था। लेकिन धीरे धीरे जब व्यवस्था 1951 की आई 9वीं अनुसूची के अनुसार है तो जमीन पे कार्य करने वाले का, जमीन पे जोतने वाले का हक हो गया और वही उस क्षेत्र का, वही उस स्थान का मालिक कहा जाने लगा। किसानों के हितों की सुरक्षा। अब इसके द्वारा प्रमुख रूप से किसके हितों की सुरक्षा हुई, किसानों की हितों की सुरक्षा हुई कि उनसे जो जमीन छीन ली गई थी, उनके अधिकार उनके समाप्त हो गए थे, धीरे धीरे उनको अधिकार प्राप्त होने लग गए, उनके भूमि का जो हिस्सा है उनको मिलने लग गया। साथ में जो अन्य स्थानों पे काम करते थे, उनका शोषण किया जा रहा था, वो धीरे धीरे कम हो गया और किसानों का अपनी भूमि पे पुनः दोबारा अधिकार होने लग गया। बात आती है पंचायती राज व स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज व्यवस्था है वो प्रमुख रूप से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। भारतीय स्वशासन की, यानी स्थानीय स्तर पे स्थानीय लोगों के द्वारा ही स्थानीय शासन व्यवस्था को चलाना, न कि किसी दूसरी व्यवस्था के द्वारा चलाना, पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से रह के और कार्यों का संचालन करना और कार्यों की जिम्मेदारी निभाना। बात आती है ग्राम पंचायतों की स्थापना व स्वायत्त शासन। प्रमुख रूप से ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई और क्या है, स्वायत्त शासन यानी स्वतंत्र शासन को अपनाया गया ताकि शहर है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, ग्रामीण क्षेत्र है वो स्वतंत्र रूप से कार्य, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार करती है, इसी प्रकार पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भी ग्रामीण क्षेत्रों की और शहरी क्षेत्रों को उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई और उनको प्रमुख उनके कार्य है उनके अंदर विभाजन कर दिया गया। बात आती है पंचायती राज व्यवस्था है वो कब इसकी लागू की गई थी, पंचायती राज व्यवस्था है वो कब लागू की गई, ध्यान रखना कि 20 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू प्रमुख रूप से की गई थी। बताती है कौन से स्थान पे इस व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, कौन से स्थान पे इसको शुरुआत की गई, तो ध्यान रखना कि राजस्थान के नागौर में से जिला है वहां पे इसकी शुरुआत की गई, वहां इसको प्रारंभ किसको, पंचायती राज व्यवस्था को। बात आती है कि 73वें संविधान संशोधन है उसके द्वारा किन को स्वतंत्रता प्रमुख रूप से प्रदान की गई, तो ध्यान रखना कि ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था है उसके द्वारा अपनाई गई थी, यानी ग्रामीण क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और ग्राम पंचायतों के जो मुखिया है, उनके जो प्रमुख लीडर है, उनके जो अधिकारी है, उसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख कार्य किए जाएंगे और पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते हुए अपने विकास के कार्य करेंगे। जो 74वां संविधान संशोधन हुआ उसमें स्वतंत्रता दी गई प्रमुख रूप से शहरी क्षेत्रों को, यानी शहरी क्षेत्र के जो प्रमुख कार्य हैं, प्रमुख जो अधिकार है, नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, उन जो संबंधित कार्य हैं वो स्थानीय क्षेत्र की इकाइयों को बांट दिए गए और सबके कार्य है वो विभाजन करने के कारण क्या है, सुचारू रूप से सही तरीके से कार्य होने लगे और धीरे धीरे क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ क्या है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को भी स्वशासन प्राप्त हुआ और स्थानीय स्तर पर अच्छे कार्य करने लगे।